हेलो, पंखा चला पंखा। हेलो स्टूडेंट्स, today we will discuss about the function of your class. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद उस पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हम रिलेशन करते समय आज हमें फंक्शन करना है चैप्टर, लेकिन कुछ फंक्शन के अंदर हमारे क्लास 11th के रिलेशन के विषय में आपको जानने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा रिलेशन जो हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था। तो वो है रिलेशन में हमारा था डोमेन, रेंज। तो डोमेन और रेंज को समझने के लिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिलेशन का बताने, बार बार रोटेट क्यों हो जा रहा है, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो रिलेशन क्या था, लेट हमारे पास सपोज दैट ए और बी दो सेट है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ए की वैल्यू है 1 3 5 और बी में है 3 5 7, और हमने एक रिलेशन लिया सच दैट a प्लस बी इज लेस देन 7। आपको ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें हम दोनों को जब प्लस करें तो वो हमारा 7 से छोटा हो। बार बार ये अपने आप रोटेट हो जा रहा है, मैंने ऑटो रोटेट ऑफ ही कर रखा है। ऑफ है, ऑफ है बेटा, ऑटो रोटेट कर रखा है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे रिलेशन है, तो रिलेशन में हमने लिया अब ए प्लस बी, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज़ लेस देन 7। यानी कि ए हमें लेना है सेट ए से और बी लेना है सेट बी से। तो ऐसे लेना है कि उसका जो एलिमेंट है उन दोनों का जो सम है वो उन दोनों का जो सम है वो 7 से छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सेट ए से एलिमेंट ले लिया 1। अब बी में ऐसा नंबर देखो जिसको इस 1 के साथ ऐड करें तो 7 से छोटा रहे। तो 1 + 3, वन कॉमा 3, 1 हमने लिया तो 1 के साथ हमारा आ रहा है 3, 1,3 हो गया। और दूसरा 1 हमने लिया तो इसके साथ 5 के साथ भी 1 + 5 7 हो जाएगा। तीसरा हमने 1 लिया 7, तो 1 और 7 लेंगे तो वो 8 हो जाएगा, तो वो नहीं लेंगे। फिर हमने क्या करनी है कि 2 के साथ लिया, फिर 2 के साथ जब हम लेंगे तो 2 के साथ देखो किसको किसको लोगे, 2 का 3 के साथ लोगे, सॉरी 2 नहीं है इसमें 3 है, तो 3 हमने लिया, 3 का 3 के साथ लिया तो 6 रहा जो कि 7 से कम है। अगर 3 को हम 5 के साथ लेंगे तो वो 8 हो जाएगा, तो वो भी नहीं लिया हमने। 5 का 7 के साथ लेंगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो हमारे रिलेशन के अंदर आ गया एलिमेंट 1 3 1 5 और 3 3। अब इसके अंदर हमारे को दो चीज़ की ज़रूरत है, एक डोमेन और एक रेंज। इसके विषय में मैं ये आपको समझाने के लिए किया हूँ। तो अब आप डोमेन में देखो, जैसा मैंने बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो डोमेन कहलाता है। तो यहाँ डोमेन के अंदर क्या आएगा, जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट एक 1 है 3 है। आपको पता है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होता है। तो हमारा जो डोमेन है वो हो जाएगा 1 और 3। इस क्वेश्चन के लिए डोमेन जो है वो 1 और 3 हो जाएगा। ये नीचे में देखें मत कन्फ्यूजन है, ये दूसरे एग्जाम्पल के लिए आ गया। इसका मैं बात कर रहा हूँ जिसका डोमेन में आ जाएगा 1 और 3, और रेंज में आ जाएगा जो दूसरे एलिमेंट का सेट है, जैसे 3 है 5 है और 3 है, तो इसके रेंज में आएगा 3 और 5। मैं इसका आपको यहाँ लिख कर बता दे रहा हूँ कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, क्योंकि जो नीचे उन्होंने लिखा है वो दूसरे एग्जाम्पल के लिए लिखा है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा डोमेन में आएगा
डोमेन में आएगा बराबर 1 और 3। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में इसमें आएगा 3 और 5, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट का सेट बन रहा है हमारा 3 और 5। और अगर इसी में कोई कोडोमेन पूछता है, कोडोमेन CO डोमेन, तो जो सेट बी होता है, ए क्रॉस बी का जो बी सेट है वो पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा। तो डोमेन में आया 1 3, रेंज में आया 3 5 और कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट बी आ गया। अब आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देखो वो क्या कहना चाहते हैं उस एग्जाम्पल में। और एक एग्जाम्पल दिया है, ए के अंदर हमारे पास 1 3 5 है, बी के अंदर 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 10 है, और आर यहाँ पर है, रिलेशन ऑलरेडी बना कर दिया है 1 8 3 6 5 2 1 4। अब अगर इसमें आपसे पूछा और रिलेशन है ए टू बी, अब अगर आपसे इसमें डोमेन पूछा जाए तो देखो डोमेन में क्या है, पहला एलिमेंट चेक करो, 1 है 3 है 5 है और फिर रिपीट 1 हो गया, तो सेट के अंदर रिपीटेशन तो आता नहीं है, तो डोमेन में केवल 1 3 5 आ गया। अगर हम रेंज की बात करें तो दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट चेक करो, तो इसके अंदर 2 है 4 है 6 है और 8 है, तो रेंज के अंदर आ गया 2 4 6 8। इन्होंने 8 6 2 4 लिखा है, सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट में हम लिख सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, लेकिन बेहतर वे होता है अगर आप 2 4 6 8 लिखते हो तो। अब अगर हम इसमें कोडोमेन की बात करें तो वो कौन सा एलिमेंट आर में आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं होता है, ये पूरा का पूरा जो आपका एलिमेंट, जो पूरा आपका जो सेट बी है वो कोडोमेन हो जाएगा। कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट हमारा बी हो जाएगा, उसमें कोई और ऑप्शन हमें सोचना ही नहीं है। इसका जो सी डी है, सी डी मतलब कोडोमेन, तो इसका कोडोमेन जो हो गया आपका वो सेट बी हो गया। अब चूँकि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है हमारा फंक्शन, तो हम फंक्शन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन के भी डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक बार जो है सबसे पहले समझाने की कोशिश करूँगा जो क्लास 11th में हमारा कॉन्सेप्ट में था। तो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट का अगर फंक्शन आप समझ जाओगे तो आपको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी इस क्लास का। ये देखो आपके पास डेफिनीशन है, फंक्शन का डेफिनीशन है। ये मैं थोड़ा रोटेट करके दिखाता हूँ इसे, क्योंकि ऑटो रोटेट में आ जाओ। डेफिनीशन है हमारा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए का एक हर एक एलिमेंट बी के साथ यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। यूनिकली का मतलब एक ही बने, मतलब ऑर्डर पेयर में कोई भी ऐसा दो एलिमेंट नहीं हो, ऑर्डर पेयर कोई भी रिलेशन के अंदर ऐसा कोई भी दो ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए जिसका पहला एलिमेंट सेम है। जैसे हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और F1 F2 F3 F4 चार हमने यहाँ पर रिलेशन को डिफ़ाइन करने का कोशिश किया है। वो आपको रिलेशन दिखा रहे हैं, उस रिलेशन को देखो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डोमेन, कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से देखो इस पेज को। F1 जो है आपका, F1 जो है वो आपका वो क्या नाम है, फंक्शन नहीं है। देखो उस पर लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट F1 इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A टू B बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट 4। सेट ए के अंदर एक 4 एलिमेंट है। देखो आपके सामने एरो डायग्राम दिख रहा है, शायद इसकी थोड़ी फेड आ रही है, लेकिन मेरी आवाज़ ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो 4 है वो B के किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है।
जो दूसरा है F2, ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए के अंदर एक एलिमेंट 4 है जो बी के 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो 2 ऑर्डर पेयर ऐसा होगा जिसका पहला एलिमेंट सेम हो जाएगा। तो इस तरह से F2 भी हमारा फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम F3 की बात करें, 1 2 3 4, हर एक एलिमेंट सेट ए का बी के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। 1A 2B 3D और 4E। तो इस तरह से ये फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम चौथे की बात करें, फोर्थ की बात करें, तो 1A 2C 3D और 4E ये भी हमारा फंक्शन है। तो F3 और F4 ये दोनों यहाँ पर फंक्शन हैं, जबकि F1 और F2 फंक्शन नहीं है। अब इसमें आपको 3 चीज़ पढ़ना है, जैसा मैं अभी पीछे बता रहा था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब हम जो फंक्शन है उसके डोमेन की बात करते हैं। जैसे पहला F3 है तो इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4, और रेंज हो जाएगा जो केवल ऑर्डर पेयर में आ रहा है, A B D और E। और जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा आपका A B C D E, मतलब सेट B का पूरा एलिमेंट आ जाता है। तो ये हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज है। ये आपको समझाया हुआ है, नीचे लिखा हुआ भी है। तो इस तरह से हम कोई भी फंक्शन को देख करके डोमेन मतलब फंक्शन अगर डिफाइंड मिल जाता है तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की वैल्यू बता सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ फंक्शन की जिसकी आपको क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं समराइज़ किया हूँ या मैं ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो 11th क्लास में तो था, लेकिन जिसकी 12th में सख्त ज़रूरत है। जैसे हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन में पहले आता है रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी हमारे पास फंक्शन जो होगा वो केवल रियल नंबर के लिए होगा, उसको हम रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। दूसरा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसमें f(x) की वैल्यू x होती है, यानी जो हमारा डोमेन होगा वही हमारा रेंज होगा। उसमें जो है रियल वैल्यू फंक्शन में यही पहचान होती है कि जो डोमेन होगा वही रेंज होगा। f(x) बराबर x है, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। f(x) की वैल्यू जो है वो x के इक्वल है। ये देखो, ये आपका है। f(x) इज इक्वल टू x, यानी जो भी आप इनपुट डालोगे वहीं आपका आउटपुट आएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे जो 12th का, मैं दोबारा से फंक्शन का एक और डेफिनेशन बताऊंगा जो 12th बुक में है। जो एक इनपुट हम डालते हैं वहीं आउटपुट आता है। तीसरा हमारा है कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें इनपुट कुछ भी डालोगे आउटपुट आपका फिक्स है। एक हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। उसके बाद हमारा रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, जिसमें p/q के फॉर्म में होता है। हमारा जो फंक्शन है वो p/q के फॉर्म में होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेशनल फंक्शन यहीं पर हमारा नीचे है। हाँ, ये देखो, ये देखो फंक्शन, रेशनल फंक्शन वो होता है रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ये देखो लास्ट लाइन है इसमें, अ फंक्शन ऑफ द टाइप f(x) अपॉन में gx वेयर f(x) एंड gx आर पोलिनोमियल फंक्शंस, और डिनोमिनेटर gx जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बशर्ते कि मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारा मॉडुलस फंक्शन की, जो कि आपने पढ़ा होगा f(x) बराबर mod x। इसमें x हम लेते हैं, mod x जो है वो x कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखना, जब तक mod का साइन नहीं हटाओगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम f(x) को, मतलब mod x को x लिखेंगे अगर हमारा x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो आपको तो बनाना पॉजिटिव है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हमारा ये x नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो हम इसको -x लिख लेंगे। और उसके बाद हमारा सिग्नम फंक्शन है।
For all positive value of x, fx will be +1. For 0, fx is equal to 0, and for all negative value of x, fx is equal to -1. तो इस तरह से हमारा सिग्नम फंक्शन है। और फाइनली हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपका जो है, अगर इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं होगा तो 11th क्लास की वीडियोज़ को आप रिलेशन फंक्शन को देख लोगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, आप उसको समय को यूटिलाइज करने के लिए आप 11th की वीडियोज़ को भी देख सकते हो, इसी मेरे चैनल पर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जो भी वैल्यू हम इसके अंदर लिखते हैं उससे छोटा जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा वाला हमें लेना होता है। तो 2.3 अगर पॉजिटिव में है तब 2 हो जाएगा, और अगर 2.3 नेगेटिव में है तो -3 हो जाएगा। 0.34 है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ जो है व्यूज़ था हमारा टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर। अब हम बात करते हैं जो हमारे क्लास 12th के हिसाब से, ये तो आपका बेसिक के लिए मैंने बताया था, क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो है तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन एक बार और ये दिखा दे रहा हूँ। ये इस पेज पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। इसमें हमने ये डेफिनेशन एक बार मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। अ फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट एंड सेट ऑफ परमिसिबल आउटपुट। मतलब ये की है, बट लिखने का एक थोड़ा सा तरीका लगेगा। इनपुट, ये देखो मैं आपको एक फिगर बनाकर दिखाया हूँ यहाँ पर। फिगर से आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो। इनपुट और आउटपुट से हमारा मतलब है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा आटा की चक्की जो होती है उसमें हम ऊपर से गेहूँ डालते हैं और हमारा नीचे से दोबारा उसमें आउटपुट हमारा आटा निकलता है, उसको हम आउटपुट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ इनपुट है, ये जो x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो ये डोमेन होते हैं, और जो आउटपुट आपका निकल रहा है ये आपका रेंज होता है, और जो इसको चेंज करने का मशीनरी है वो हमारा फंक्शन है। ये देखो ये बीच में आपका फंक्शन आया है। देखो आपके सामने एक फंक्शन एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला y बराबर x³। यहाँ पर हमने x की वैल्यू ली है 0, 1, 2, 3, और आउटपुट इसमें आ रहा है 0, 1, 8 और 27। तो जो इनपुट था x की जो वैल्यूज थी वो डोमेन है, और जो आउटपुट आया वो हमारा रेंज है। तो जो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ फंक्शन इज रिलेशन ऑफ विच ईच वैल्यू from the set of the first component of order pair is associated with exactly one value। देखो एक का दो नहीं हो सकता है, एक का एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। अब बाकी डोमेन और रेंज का मैं आपको डेफिनेशन बता ही दिया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ फंक्शन का। जैसे पिछले टॉपिक में हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा था, यहाँ पर हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ फंक्शन की बारी हम बात करते हैं। देखो आपके सामने मैं टाइप ऑफ फंक्शन का पेज लाता हूँ। ये हमारा आ गया टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में एक है 1, 1, दूसरा है ऑन टू, और तीसरा है 1, 1 एंड ऑन टू, और चौथा है मेनी 1। ये 4 तरह का फंक्शन है, 4 तरह का फंक्शन हमें पढ़ना है। हायर क्लासेज में जाओगे तो और भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है। 1, 1 के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो ये डेफिनेशन मैंने लिखे हुए हैं, ये मेरा आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा लेटर हेड का, और बाकी आपके टेक्स्ट बुक में भी है, तो उससे आपको दोनों चीज़ को मिलाकर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 1, 1 से मतलब निकल रहा है 12th की टेक्स्ट बुक। 1, 1 से मतलब होता है 1 to 1, यानी कि हर एक एलिमेंट का अगर एक इमेज बन रहा है। ये देख रहे हो आपके सामने ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में हमारा जो F1 है वो फंक्शन नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो फंक्शन है 1, 1। मतलब पहला हमारा 1, 1 नहीं है, लेकिन दूसरा 1, 1 है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 एलिमेंट का, एक ध्यान रखना, एक एलिमेंट का अगर 2 इमेज बनेगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। 2 एलिमेंट का एक इमेज बनेगा, वो फंक्शन हो सकता है लेकिन वो 1, 1 नहीं होगा। तो ये दोनों जो बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं आपको, दोनों फंक्शन हैं, लेकिन पहला वाला 1, 1 नहीं है,
और जो 1 1 नहीं होता है उसको हम मेनी वन कहते हैं। डेफिनेशन इसमें आपको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है डेफिनेशन, आपके टेक्स्ट बुक में फिगर भी बनाया हुआ है, और मैं आपको समझा दूंगा। पेज इमेज उसका नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि इमेज आपको दिख जाएगा, आपके बुक में है। तो 1 1 में हमारा हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। 1 1 में हो गया अगर एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है तो हम उसको 1 1 कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है तो उसको हम मेनी वन कहते हैं। ये देखो, ये आप बॉक्स के अंदर देख रहे हो 9 और 5, ये 9 और 5 इमेज है, और 9 और 5 हमारा इमेज कहलाता है, और ये 2 4 और 11 हमारा प्री इमेज कहलाता है, ध्यान रखना। इसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा वाला है वो 9 6 और 5 ये इमेज है, किसका? 2 का, 4 का और 11 का। तो ये जो जिसका ये 2 4 और 11 डोमेन कहलाता है, और ये 9 6 और 5 हमारा रेंज कहलाता है। इसमें रेंज और डोमेन दोनों सेम है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होता तो वो को डोमेन कहलाता, वो नॉर्मल फंक्शन के अंदर काम आता है। अब हम ग्राफ की बात करें तो देखो, ये आपका 1 1 फंक्शन का ग्राफ है। ये आप ग्राफ जो देख रहे हो ये 1 1 फंक्शन का ग्राफ है, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, और नहीं तो जो नॉर्मल पेज आएगा उसको आप जूम करके भी देख सकते हो। और इसी के नीचे ये आप जो ग्राफ देख रहे हो ये आपका मेनी वन का ग्राफ है। तो 1 1 एंड ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया। ऑन टू क्या है? ऑन टू में है 1 1 और मेनी वन हो गया। ऑन टू में क्या है कि जो सेकेंड सेट है उसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये नीचे आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका ऑन टू का ग्राफ है, ऑन टू का एरो डायग्राम है। इसमें सेकेंड सेट के अंदर हर एलिमेंट फर्स्ट के किसी न किसी एक के साथ रिलेटेड है, 2 के साथ भी रिलेटेड है, लेकिन सेकेंड में कोई फ्री नहीं बच रहा है। और जो चौथा है हमारा, पहला हो गया 1 1, दूसरा हो गया मेनी वन, मैं उसको मेनी वन को दूसरे नंबर पर ला दिया, तीसरा हो गया हमारा ऑन टू, और चौथा जो है वो है आपका 1 1 एंड ऑन टू। ये देखो, ये आपका जो फिगर है आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है और दूसरे सेट के अंदर कोई भी फ्री इमेज भी नहीं, फ्री इमेज भी नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 8 को देखोगे तो आपके सामने पेज नंबर 7 पर आपको डेफिनीशन दिया हुआ है 5 और 6, और पेज नंबर से 8 पर आपको 7 1 1 का, ऑन टू का और मेनी वन का, और 1 1 एंड ऑन टू दोनों का। 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव कहते हैं, अभी दूसरे पेज पर उसका भी डेफिनेशन मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 8 पर जो 4 डायग्राम बना हुआ है, एरो डायग्राम, पहला वाला हमारा 1 1 का है एग्जाम्पल, दूसरा वाला हमारा मेनी वन का एग्जाम्पल है, तीसरा वाला मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, और चौथा वाला जो है वो 1 1 है और ऑन टू है। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं डेफिनीशन। इसमें आप देखो 1 1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव कहते हैं। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर के और चाहोगे तो जूम कर सकते हो, ये आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद हमारा आता है बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम 1 1 एंड ऑन टू दोनों कहते हैं। ये देखो आपके सामने बाइजेक्टिव फंक्शन का डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कौन सा बाइजेक्टिव है, कौन सा बाइजेक्टिव नहीं है। जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। देखो एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप पहले देखोगे, ये आपके सामने आ गया, ये बाइजेक्टिव है। ये भी स्टिल होगा तो आपको हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 4 है, सी का इमेज 1 है, डी का इमेज 5 है, ई का इमेज 6 है, एफ का इमेज 3 है। 2 2 4 2 6 इधर भी है, 2 2 4 2 6 इधर भी है। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम दूसरे वाले की बात करें, देखो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। 1 1 तो है बट ये बाइजेक्टिव नहीं है बच्चों। लेफ्ट में आपके 6 एलिमेंट है और राइट में भी 6 एलिमेंट है, लेकिन सॉरी ये 1 1 भी नहीं है, ये मेनी वन है। देखो ए और सी दोनों का इमेज 2 बन रहा है और 1 यहाँ पर फ्री हो गया, तो ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब आपके सामने तीसरा फिगर आ गया, उसको ध्यान से देखो। ये आपका 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। लेफ्ट में 6 फिगर है, राइट में 7 फिगर हो गया, नंबर हो गया 0 से 6 तक। लेफ्ट में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं,
बी सेट के अंदर 7 नंबर्स हैं, वह 0 से लेकर 6 तक, और 2 इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी का भी इमेज नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉट अ बाइजेक्टिव। ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इस तरह से ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ। अब आपके सामने नीचे भी फिगर बने हुए हैं, आप इसको एक एक करके देख लो। ये आपका सर्जेक्टिव है, ये आपका इंजेक्टिव है, और ये आपका बाइजेक्टिव है। इस तरह से हमने टाइप ऑफ फंक्शंस के विषय में पढ़ ली। अब एक चीज़ और है, चूँकि बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है और कंपोजिशन फंक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं ये फंक्शन में ही बता दे रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्सिबल फंक्शन है, इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन करने पर ही आपको क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर सामने है, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो, अगर हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पर, एक एफ है और दूसरा जी है। एफ में जो है वो ए जो है वो चेक करो, ए जो है वो बी से एसोसिएट है, और दूसरा जो जी है वो बी हमारा सी से एसोसिएटेड है। और अगर हम सी को ए से एसोसिएट करते हैं तो ये फंक्शन जो है हमारा कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। आशीष, हाँ, तो क्या क्या कर रहे थे, तो इस तरह से, हाँ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मैं बात कर रहा था। हमारे पास अगर दो फंक्शन है, एफ है और दूसरा जी है। अगर एफ में ए से बी से एसोसिएटेड है और अगर बी सी से जो एसोसिएटेड है उसका नाम जी है, तो सी को ए के साथ एसोसिएट करने के लिए जी ओ एफ आपको करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ, दो तरह के इसमें होंगे, एक एफ ओ जी होता है और एक जी ओ एफ होता है। मैं आपको एक पेज ढूंढता हूँ, उस पर आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक ब्लैंक पेज में, जस्ट मिनट वेट, आप ज़रा वेट करो, मैं आपको एक पेज ढूंढता हूँ। ब्लैंक पेज था ना हमारे पास इसमें, ओहो, तो कैमरे में होगा ना। जस्ट वेट, मैं आपको एक प्लेन शीट पर समझाता हूँ। हाँ, ये मिल गया, आ गया अब आपके सामने एक ब्लैंक पेज। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगा, एक एफ ओ जी ऑफ एक्स और एक जी ओ ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन हो गया एफ ओ जी ऑफ एक्स की हम बात करते हैं। इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। दूसरा अगर हम बात करते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स, वो हमारा होगा जी ऑफ एफ एक्स। ये कंपोजिशन फंक्शन हो गया। कंपोजिशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, इन्वर्सिबल के लिए जब पढ़ेंगे 7.3 के लिए, 1.3 के लिए, अभी मैं तो आपको ये बताने के बाद आपको 1.2 के क्वेश्चन समझाऊंगा। आपको पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो भेज दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन का भेजूंगा। जो इन्वर्सिबल के लिए यही कंडीशन होता है कि अगर हम एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालते हैं और अगर वो आइडेंटिटी आ जाता है, आइडेंटिटी, और अगर हम जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं और अगर वो भी आइडेंटिटी आ जाता है, तो हम कहते हैं कि एफ एंड जी आर इन्वर्सिबल फंक्शन एंड दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। 30 मिनट का ही बना देता हूँ, 1 घंटा करने क्या है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट हो गया फंक्शन का, इन्वर्सिबल फंक्शन का। और मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के विषय में बता दे रहा हूँ, इसी में ओरली आप ध्यान से सुन लो। अपने पेज खोलोगे, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। ये देखो, ये हम बताने जा रहे हैं आपको कि कैसे ये फंक्शन हमारा जो है, कैसे ये फंक्शन हमारा
ये सेव कर देता हूँ, ये आपको दिख जाएगा आगे। हाँ, कैसे हमारा जो फंक्शन है वो कैसे हमारा फंक्शन ये 1 1 है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पेज खोल रखा हूँ, अगर कुछ लिखने की ज़रूरत होगी तो बता दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 7th एग्जाम्पल कि एक हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, और दूसरा है सेट बी जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। देखो a टेंस टू n लिखा है, मैं n को b पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, और वो नेचुरल नंबर आपको पता है कि बहुत सारा होता है, 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाता है। और सेट ए में हमारे पास केवल 50 स्टूडेंट हैं। अब मुझे बताओ कि ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, तब आप शो करोगे। लिखना तो आपको बुक में लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे सामने आप लोग बैठे हो। क्या किसी बच्चे को 2 रोल नंबर अलॉट किया जा सकता है? श्रेया जस्ट टेल मी, कैन वी अलॉट 2 रोल नंबर टू अ स्टूडेंट? नो। तो इसका मतलब है ये 1 1 होगा। एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर दिया जाता है, तो इस तरह से ये 1 1 हो गया। अब दूसरी बात ये है कि 50 स्टूडेंट हैं और उधर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या सेकेंड सेट के सारे नंबर एक स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगा? नो, केवल 85 नंबर तो अलॉट होगा। चाहे तुम 1 से शुरू कर लो, चाहे तुम 10 से शुरू कर लो, चाहे तुम 50 से शुरू कर लो, लेकिन केवल 50 ही ऐसे नंबर होंगे जो आप किसी न किसी को अलॉट कर पाओगे। तो इस तरह से ये 1 1 तो हो गया क्योंकि एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर मिलेगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि केवल 85 नंबर हमारा ऑक्यूपाइड होगा, क्योंकि हमारे पास केवल 50 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से ये 1 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारा fx बराबर 2x है। ये 1 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि आप x की वैल्यू पुट करोगे 1 तो fx 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा, क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल करना है। अब नेचुरल नंबर 1/2 तो नहीं होता है ना, क्योंकि अगर हम 1/2 पुट करते तो 1 आता, बट नेचुरल नंबर में 1/2 होता नहीं है। तो fx बराबर 2x जो है बेसिकली हमारा इवन नंबर का फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो इसमें कभी भी ऑड नंबर नहीं आ सकता है आउटपुट में। आउटपुट में हमारा ऑड नंबर नहीं आ सकता है। ऑड नंबर नहीं आने के चलते ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ये केवल 1 1 होगा। अब हम बात करते हैं अगर ये रियल नंबर हो, जैसे अगले क्वेश्चन में आपको ये एग्जांपल नंबर 9 में आपको रियल नंबर के लिए कहा हुआ है, तो रियल नंबर में 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2 आएगा, 1/2 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, और 1/4 का 4 का 2 का 4 आएगा, और 2 का 4 आएगा, और 2 कब आएगा? अगर मान लो कि हमें 1 का 2 आएगा, और अगर हम ऐसे ही मतलब कोई भी नंबर पुट करोगे तो जब 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, और 1/2 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एग्जांपल्स आप देख के एग्जांपल्स को कर लेना, और इसमें अभी जो मैंने आपको समझाया हूँ या एग्जांपल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से उस डाउट को शेयर करना, मैं आपको समझा दूंगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियोज़ को देख करके इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना, और मैं आपको फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो भी वीडियो मैं इधर से अपलोड करूँगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इन्फॉर्मेशन मिलने के चलते क्या होगा कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और जो भी आपको जिस टॉपिक का, दूसरी बात ये भी आती है प्रॉब्लम कि कौन सा वीडियो कब अपलोड हुआ है ये आपको नहीं पता चलता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर जिस वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट होगी उस वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।